हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारी जेआरटी का अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा आज का मेन जो कोर टारगेट रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज का हमारा मेन टारगेट रहेगा। तो इसी सीरीज को हम देखते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे बात करी है कि इनमें से कौन से जो साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा कंसेप्ट दिया गया था, किसका कंसेप्ट दिया गया था, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का। ओके, अब ये कौन से साइंटिस्ट थे, इन्होंने कब दिया था? तो ये इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमन। और ये कब दिया था इन्होंने? 1940s में क्या दिया था, एक कंसेप्ट दिया था। इन्होंने बोला था हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, जो प्रोग्राम है उसको बार बार रीराइट करते रहते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम है उनको एक मेमोरीज में, मतलब जो हमारी मेमोरी होती है उसी में हम मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर उसी में हम स्टोर कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो डाटा होगा, आपको वही डाटा के जो वैल्यूज होंगे उनको बार बार चेंज करना पड़ेगा। पर जो प्रोग्राम है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एडिशन का प्रोग्राम लेते हैं तो एडिशन के प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हमें पता है हम कोई किन्हीं टू नंबर्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं एडिशन में, और जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले करते हैं या फिर उसको भी बाद में स्टोर करते हैं। तो होता क्या है, एडिशन का प्रोग्राम तो वैसा ही रहता है, पर चेंज क्या होती है इसकी, हमेशा वैल्यूज चेंज होती हैं, या फिर हम इनको टेक्निकल टर्म में बोले तो ऑपरेंड्स इसके चेंज होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं हम कि हमें बार बार ये चीज लिखनी ना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, जो एडिशन का प्रोग्राम है इसको मेमोरी में स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि क्या हो कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे किन्हीं दो नंबर को प्लस करना हो तो सिंपली मैं नंबर डालूं और मुझे क्या मिल जाए, मेरा रिजल्ट मिल जाए। ऐसा ना हो कि मुझे बार बार वही प्रोग्राम लिखना पड़े ऐड करने का या फिर मल्टीप्लाई करने का या सब्ट्रैक्ट करने का, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी प्रोग्राम है उसको मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये था आपका स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन 1950 अ मैथमेटिशियन एंड अ कंप्यूटिंग पायनियर प्रपोज द इमिटेशन टेस्ट। ठीक है, अब ये इमिटेशन टेस्ट क्या होता था? ये एक्चुअल में इमिटेशन टेस्ट एक गेम के रिगार्डिंग होता था। ठीक है, अब ये एक्चुअल में डिस्क्राइब करता था कि जो आपकी मशीन है वो क्या ह्यूमन के इंटेलिजेंट की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, अब देखो, इमिटेशन जो टेस्ट था, अब इसने क्या एक तरीके से बताने के लिए प्रेरित किया कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जो ब्रेन है वैसा क्या मशीन कर सकती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? एलन ट्यूरिंग के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इमिटेशन टेस्ट लिखा है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपके इंटेलिजेंट बिहेवियर है लाइक अ ह्यूमन, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो ये भी ट्यूरिंग के द्वारा प्रपोज किया गया था, एलन ट्यूरिंग के द्वारा प्रपोज किया गया था। और ये टेस्ट एक्चुअल में कब आया था, कब कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ये टेस्ट था, ठीक है, ये टेस्ट कब डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये टेस्ट को डेवलप्ड किया गया था एलन ट्यूरिंग के द्वारा। कब? 1950s में इसको डेवलप किया गया था। ओके, और जो ट्यूरिंग की इमिटेशन गेम है, ये किसका बेस माना जाता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस माना जाता है। ओके, तो ये दो पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ट्यूरिंग की थी, एलन ट्यूरिंग का जो इमिटेशन टेस्ट था, ठीक है, इमिटेशन जो इसका टेस्ट था, ओके, इंपॉर्टेंट है ये इमिटेशन टेस्ट था, या फिर इमिटेशन टेस्ट जो गेम थी वो क्या मानी जाती है? बेस मानी जाती है। ठीक है, बेस किसकी मानी जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसा ही लिखा गया होता है कि हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहां पे जॉन मैकार्थी का नाम नहीं देकर वहां पे किसका नाम दिया गया होता है? एलन ट्यूरिंग का नाम दिया होता है। ठीक है, अब इसके पीछे की वजह क्या है? वो वजह ये वाली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड बाय एएलयू। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ऐसा कौन सा सीपीयू रजिस्टर यूज किया जाता है टू स्टोर ऑपरेंड्स, है ना। ऑपरेंड्स मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे हमने एडिशन का कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जो यहाँ पे टू और टू है इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर में बोलते हैं इनको ऑपरेंड्स, और जो बीच में हम यूज करते हैं इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंप्यूटर की टर्म्स हैं और मैथमेटिकली भी हम इनको ऐसे बोलते हैं। तो जिनको नहीं पता है तो यहाँ पे इनको मैंने ये बता दिया कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि एएलयू में जो आपके अर्थमेटिक लॉजिक के यूनिट होता है
उसमें जो ऑपरेंड स्टोर होते हैं वो कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं मेनली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जब भी सीपीयू या फिर जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो ऑपरेंड्स अपने कहाँ स्टोर करता है, मेनली एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर के द्वारा, वो क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है वो कहाँ स्टोर करता है, अपने एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करता है। और एक्यूमुलेटर कहाँ पे मिलता है, आपके सीपीयू के रजिस्टर में, और मेनली कहाँ, एएलयू के अंदर वो लाई करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय अ सिस्टम बस। ठीक है, यहाँ पे बोला है कौन सा है जो इंटरकनेक्टेड होता है सिस्टम बस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा सीपीयू, आईओ एंड रैम। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इंटरकनेक्ट होते हैं किसके साथ, सीपीयू के जो आपके जो इंटरकनेक्ट होते हैं सिस्टम बस के साथ, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होते हैं। तो हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं कि जो हमारे सिस्टम बस होते हैं वो कनेक्ट करती है किस किस को। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका सिस्टम बस होती है किसको कनेक्ट करता है। यहाँ पे हमने देख लिया, सीपीयू को कनेक्ट करता है, रैम को कनेक्ट करता है जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और साथ ही साथ जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं इनको कनेक्ट करता है ना। अब जो बसेस होते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो बसेस के साथ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि विद द बस हम क्या कर सकते हैं, या तो एड्रेसेस को भेज सकता है सीपीयू, या फिर कोई डाटा रिसीव कर सकता है। तो मेन काम होता है डाटा और एड्रेसेस का। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास बसेस होती हैं मेनली कितनी टाइप्स की होती हैं। जब हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम तीन टाइप्स की पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं डाटा बस, एक हम पढ़ते हैं एड्रेस बस, ठीक है, एक हम पढ़ते हैं एड्रेस बस, और तीसरी हम पढ़ते हैं कंट्रोल बस। ठीक है, तो ये मेनली क्या होते हैं, हमारे पास तीन टाइप की बसेस होती हैं। अब डाटा बस का काम क्या होगा, मेनली जो भी डाटा होगा उसको मतलब सेंड करना या फिर रिसीव करना। एड्रेस बस का काम क्या होगा कि जो भी सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया होगा, ठीक है, याद रखना एड्रेस एक्चुअल में होता क्या है, ये जनरेट किया जाता है हमेशा सीपीयू के द्वारा। ठीक है, तो सीपीयू के द्वारा जो भी डिजायर्ड लोकेशन का जो डाटा उसको चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं एड्रेस, और वो किसके थ्रू कनेक्टेड किया जाता है, सीपीयू जनरेट करता है, और एड्रेस बस उस एड्रेस या फिर उस लोकेशन पे जाके लास्टली क्या करती है, डाटा भेजती है किसके पास, आपके सीपीयू के पास। और कंट्रोल बस का काम क्या होगा, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन या फिर बोलते हैं ना कि कंट्रोलिंग करवाना सिस्टम के साथ, तो वो उसका काम होता है कंट्रोल बस का। तो ये आपकी जो मेनली तीन टाइप्स के बसेस होते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे बोला है कि जो आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होती है इसके रिगार्डिंग कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है विंडोज एंटी सपोर्ट प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड में वैसे लिखा है विंडोज 10 रिलीज इन 2010, तो 2010 में ये 2015 में रिलीज हुई थी, कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो आपका विंडोज एनटी था ये क्या एक तरीके से आपका प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। प्रोप्राइटरी कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमें चलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सिंपल अगर हम सिंपली समझे कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जिनको अगर हमें यूज करना हो तो उसके लिए हमें पेमेंट देनी पड़ती है कंपनी को। ओके, जैसे हम लाइसेंस वगैरह खरीदते हैं, तो जैसे मान लो कि मुझे विंडोज 10 यूज करना है तो विंडोज 10 की हम लाइसेंस परचेज करते हैं, और इन द फॉर्म कैसे परचेज करते हैं, हम उसकी एक लाइसेंस की परचेज करते हैं। ओके, जिसको हम एंटर करते हैं सिस्टम में, फिर हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। और जो आपका विंडोज एनटी था ये 1993 में लॉन्च हुआ था। ओके, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने, तो 1987 ही था, ये आपका हुआ था 1993 में लॉन्च। तो ये ऑप्शन तो गलत है, हमें राइट पूछा था तो फर्स्ट हमारा राइट है। ओके, ये क्या है, आपका एक प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग था ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और कई बार जो विंडोज 10 का एग्जैक्टली पूछा जाता है तो जुलाई मंथ था, और 2015 में विंडोज 10 आपका लॉन्च हुआ था। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है, सीपीयू इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। यहाँ पे बोला है कि सीपीयू अगर मेन कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर का, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है ना, ये सभी को पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है। इसके अलावा सीपीयू में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं,
सीपीयू में पूछा जाता है कि आपकी जो सीपीयू होता है इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स कौन सा होता है आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और लास्ट में आता है एक उसकी एक मेमोरी, है ना। और ये मेमोरी मेनली कौन सी होती है, जो आपके रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो सीपीयू के अंदर लाई करते हैं। तो ये क्या होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट का पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो न्यूरॉन्स की तरह बिहेव करता है या फिर नर्व सिस्टम की तरह बिहेव करता है, ठीक है, नर्व सिस्टम की तरह बिहेव करता है, कौन, हमारा कंट्रोल यूनिट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, केवल पूछा था सीपीयू, तो सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है आपका, सीपीयू। इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है, हार्ट ऑफ सीपीयू, ठीक है, हार्ट ऑफ सीपीयू या फिर हार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्ट ऑफ कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं, हमारे माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इनके साथ इंटरलिंक होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड जनरेट आउटपुट एंड रिजल्ट स्टोर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन होगा जिस जो डाटा एक्सेप्ट भी करता है, प्रोसेस भी करता है, जनरेट करता है आउटपुट, और साथ ही साथ जो रिजल्ट होता है उनको स्टोर भी करता है फ्यूचर यूज के लिए। तो वो कौन सा है, कंप्यूटर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे काम ऐसा कौन करता है, कंप्यूटर ही करता है। फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। अब बेसिक फंक्शन क्या है कंप्यूटर का, इनपुट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, ये सारे बेसिक ही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं बेसिक, वैसे हमारे ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। और वो 4 बेसिक ऑपरेशन होते कौन कौन से हैं, या तो हम डाटा को इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है, जब हम डाटा इनपुट करवाते हैं, इनपुट होने के बाद डाटा क्या होता है आपका, मेनली स्टोर होता है, ठीक है। स्टोर होने के बाद मेनली इसको हम उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, और लास्ट में क्या करता है, उसका जो भी आउटपुट होती है उसको हमें दिखा देता है। तो ये मेनली 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है ना। तो अगर अगर अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन देखें, जैसे देख लेते हैं, इट इज अ लॉजिकल मशीन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये तो ठीक बात है, इनकरेक्ट नहीं है। सेकंड लिखा है, वेन एवर इंफॉर्मेशन इट हैज स्टोर्ड इट कैन एक्सेस देयर। ओके, जब भी इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होती है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ये बात भी ठीक है। इट हैज नो इमोशन, है ना, कंप्यूटर के पास इमोशन तो होता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बात सही है। इट एक्सेस इट्स इंफॉर्मेशन इन एन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर, ठीक है, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक फाइल जनरेट करी है, उसके ऊपर मैंने पासवर्ड लगा दिया, है ना, तो वो क्या होगा मेरे लिए, तो मतलब मैं तो उसको यूज कर सकता हूँ पासवर्ड एंटर डाल के, मानो किसी को मैंने शेयर कर दिया पर वो यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, है ना, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने उसको। ठीक है, तो बाकी सारे ठीक है, पर ये फोर्थ ऑप्शन क्या है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंप्यूटर। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो देख लेते हैं। लिखा है जैसे, अ कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर, तो ये बात तो गलत है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है। नेक्स्ट आ गया, अ कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन, ठीक है, तो ये बात भी क्या है, इसकी गलत है। ठीक है, अपने ऊपर इस अपने दम पे ही नहीं वो ऑर्गेनाइज कर लेता है सारी इंफॉर्मेशन। फिर थर्ड आ गया, अ कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली हार्डवेयर, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है, तो ये भी गलत है। फिर फोर्थ आ गया, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा, तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कि आपका कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा स्टोर भी करता है, रिट्रीव भी करता है, प्रोसेस भी करता है डाटा को। नेक्स्ट आगे आगे क्वेश्चन आपके पास, द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे अगर मेन पार्ट्स पूछे हैं तो मेन पार्ट्स, अब इस चीज को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हम देख लेते हैं, एक आता है आपके पास सीपीयू, है ना, फर्स्ट पार्ट सीपीयू। एक आता है आपके पास इनपुट का, ठीक है, इनपुट इनपुट यूनिट आता है पूरा का पूरा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारा, है ना। एक आता है आपके पास आउटपुट यूनिट, ठीक है, जैसे प्रिंटर आ गया, मॉनिटर आ गया, स्पीकर आ गया। इसके अलावा आपके पास कुछ मेमोरी यूनिट्स भी होती हैं, है ना। मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी, जैसे रैम आ गया, रोम आ गया, है ना, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी जो सबसे ज्यादा चलती है। इसके अलावा आपके पास सेकेंडरी मेमोरीज आती हैं, है ना, सेकेंडरी मेमोरीज या फिर ऑक्सिलरी मेमोरीज बोलते हैं इन्हीं को ही, है ना। तो ये कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव आती है आपकी, और सॉलिड स्टेट ड्राइव आती है। ओके, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, जैसे आपका कम्युनिकेशन मीडिया होता है, जैसे हम मॉडेम वगैरह यूज करते हैं, मान लो मुझे अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो हम डिवाइस यूज करते हैं, मॉडेम, है ना, या फिर
जैसे हम ब्रॉडबैंड वगैरह डिवाइसेस हम यूज करते हैं, है ना, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, हम ब्रॉडबैंड हमने कनेक्शन लिया है ना, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सभी को देखेंगे कितने मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हमने बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दिस बस यूजली अ सेट ऑफ वायर दैट लिंक्स द सीपीयू टू अ रैम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल लिखा है कि ऐसा कौन सा बस है जो सेट ऑफ वायर्स है। मैंने पहले आपको चीज बता दी थी कि जब हम बसेस की बात करते हैं तो बसेस हमारी 3 टाइप्स की होती है, एक कंट्रोल बस होती है, एक डाटा बस होती है और एड्रेस बस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसी कौन सी बस है जो सीपीयू और रैम को इंटरलिंक करती है या फिर उसको कनेक्ट करवाती है। मैंने ये चीज पहले ही बताई थी, सीपीयू क्या जनरेट करता है, एड्रेसेस जनरेट करता है, ठीक है। और किस टाइप के एड्रेसेस, वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। तो जब भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अगर आप एक लाइन से समझ आओ, मेन पॉइंट क्या था यहाँ पे, सीपीयू को रैम के साथ कनेक्ट करना। तो ये कौन कनेक्ट करवाती है, आपकी एड्रेस बस, क्योंकि सीपीयू क्या जनरेट करता है। ये मुझे कैसे लगा पता, क्योंकि हमें पता है सीपीयू क्या जनरेट करता है, एड्रेसेस जनरेट करता है, ठीक है। और वो एड्रेसेस किस टाइप के होते हैं, लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सीपीयू जो एड्रेसेस जनरेट करता है वो किस टाइप के एड्रेसेस होते हैं, तो वो लॉजिकल एड्रेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनको कौन कनेक्ट करवाता है आपस में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल बसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे इंटरनल बसेस है ना, जैसे एड्रेस बस आता है, कंट्रोल बस आता है, डाटा बस आता है, क्योंकि वो आपके सिस्टम को इंटरकनेक्टेड ही क्या करते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टली वो काम करती हैं बाकी सारी बसेस। जैसे आपकी एड्रेस बस आती है जो आपकी सीपीयू और जो आपकी रैम के साथ लिंक होती है, जो आपकी डाटा बस होती है ना। तो डाटा बस भी क्या करती है, जो भी रैम से जो डाटा जाता है वो भेजती है ना। और जो आपकी कंट्रोल बस होती है वो क्या करती है, इन सभी जो चीजें हो रही होती है उनको कंट्रोल करने का काम करती है। पर मान लो मुझे बाहर से अपना फोन अटैच करना है अपने कंप्यूटर के साथ, है ना। तो हम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे पोर्ट्स लगे होते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना यूएसबी प्लग करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मेरा फोन मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ। जैसे हम प्लग करते हैं तो यहाँ पे देखना अंदर पे क्या होती है, इतनी सारी सेट ऑफ वायर्स वहाँ पे अटैच होती है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। तो जो ये वाला एक्सटर्नल जो हमें एक तरीके से बस का पोर्ट मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट कौन कौन से होते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एक तो आता है हमारे पास एएलयू, दूसरा आता है सीयू, और तीसरा कौन सा आता है आपके पास, मेमोरी। और मेमोरी क्या बोली थी मैंने, रजिस्टर मैंने मेंशन किया था ना। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा, कंट्रोल बस कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में एक बस होती है, ठीक है, ना कि ये कंपोनेंट होता है। ओके, तो बसेस को मैंने पहले बता दिया कौन कौन सी होती है, एक एड्रेस होती है, एक डाटा होती है, और एक कंट्रोल बस होती है। ओके, बस एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एड्रेस बस होती है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ उसको मैं। जो आपकी एड्रेस बस होती है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होती है। और जो आपकी डाटा बस होती है, ठीक है, जो आपकी डाटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। अब ये यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल क्यों होती है, अब देखो यूनिडायरेक्शनल इसलिए होती है क्योंकि जो आपका सीपीयू होता है वही एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है। सीपीयू ही क्या करता है, आपका एड्रेस जनरेट करता है। और वो एड्रेस किसके लिए होता है कि रैम के अंदर मान लो कोई मेमोरी में कोई इसको डाटा चाहिए, ठीक है। तो रैम को बताने के लिए कि मुझे इस एड्रेस का डाटा चाहिए, तो हमेशा कौन बताएगा, रैम थोड़ा सीपीयू को बताएगा ये डाटा इस मेमोरी में पड़ा है, ऐसा तो नहीं बताएगा। तो एड्रेस हमेशा कौन जनरेट करता है, सीपीयू ही जनरेट करता है। और जब बात आती है डाटा की, ठीक है, अब देखो डाटा कौन स्टोर करता है, रैम भी डाटा स्टोर करता है और सीपीयू को भी डाटा की जरूरत पड़ती है। तो डाटा बस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, कि सीपीयू से भी रैम में डाटा जाता है और रैम से सीपीयू में भी डाटा जाता है, ठीक है। तब हम बोलते हैं जो हमारी डाटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट। यहाँ पे बोला इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो पेपर नहीं होता, बाकी तो हमें पता है सारे के सारे क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। बोला है कि इनमें से कौन सी टर्म्स है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये कौन टर्म जो हमारे कंप्यूटर से रिगार्डिंग नहीं है, बाकी सारी की सारी हमारी
कंप्यूटर से रिगार्डिंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा, कोई भी रॉ इनपुट डाटा होता है उसको आप कन्वर्ट करते हो यूजफुल इंफॉर्मेशन में। ऑल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस, तो सारे सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो देखो सबसे पहले इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद वो इनपुट आपकी जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें स्टोर होता है, फिर बाद में वो प्रोसेस किया जाता है और फर्दर लास्ट में वो आउटपुट में सेंड कर दिया जाता है। और ये सारा सारा कौन हैंडल करता है, कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकियों में उस चीज को पूरी तरह से, क्योंकि मेनली सबसे पहले इनपुट होता है तो इनपुट के बाद स्टोर होता है ना कि प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सेकंड तो वैसे ही गलत है, थर्ड में देखो सीधा डायरेक्टली प्रोसेस बता दिया तो ये भी गलत है। और उसके बाद जैसे डी में क्या है, इनपुट स्टोर आउटपुट, और आउटपुट से जस्ट पहले क्या बनता है, प्रोसेस भी होता है ना डाटा, तो ये भी क्या है, गलत। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डू द वर्क ऑफ कैलकुलेशन, बोला कि इनमें से कौन सा है जो कैलकुलेशन का वर्क नहीं परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो प्रिंटर नहीं कर पा सकता है, बाकी सारे के सारे कर सकते हैं। और प्रिंटर क्या है, एक आपका आउटपुट डिवाइस है। और हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंटर से हमें क्या मिलती है, मेनली हार्ड कॉपी मिलती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, हाथों से टच कर सकते हैं। और जब हम प्रिंटर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक हम पढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जो एक तरीके से हैमर होता है, या फिर सिंपल हम बोलें एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो पेपर के साथ टच होता है। और नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है कि वो उसमें पेपर के साथ कोई भी जो कंपोनेंट होता है वो टच नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में। क्योंकि जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इसको हम आगे भी बाइफ्रिकेट करते हैं कि जो हमारे इम्पैक्ट होते हैं उनको हम बाइफ्रिकेट करते हैं कि उनकी जो स्पीड के बिहाफ पे, कि कुछ जो होते हैं कैरेक्टर्स पर सेकंड के ऊपर कर चलते हैं, कुछ चलते हैं आपके लाइंस पर मिनट की स्पीड के ऊपर चलते हैं। तो उनको आगे हम बाइफ्रिकेट कर देते हैं, जैसे आपके डॉट मैट्रिक्स आता है, डेजी व्हील आता है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, उनको बाइफ्रिकेट आगे से आगे करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट में तो आपको पता है कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका इंकजेट आता है, थर्मल आता है, लेजर आता है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन कंप्यूटर यूजर्स आर नोन एज, जो कंप्यूटर में कंप्यूटर के जो यूजर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन वेयर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हम ये लास्ट क्वेश्चन लगते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलोड इन डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा जो आपका प्रोसेस होता है उसके जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट डाटा डाटा डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, फेचिंग इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, रीड ऑपरेंड। तो यहाँ पे देखो हमेशा ऑपरेंड्स वगैरह पहले रीड होते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में लिखा है डिकोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले डिकोड नहीं होती है, पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। तो देखो यहाँ पे थर्ड ही क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। तो क्योंकि बाकी से में डिकोड दे रखा है इंस्ट्रक्शन, तो पहले डिकोड नहीं होता है, पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लिया जाता है। तो पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट होता है, फिर हम एड्रेस को मेमोरी से लेकर आते हैं, फेच करते हैं, फिर मेमोरी से लेकर आने के बाद जो सीपीयू है वो क्या करता है, इसको डिकोड करता है, मतलब समझता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर रीड करता है ऑपरेंड्स को, है ना, रीड ऑपरेंड्स को, जैसे मोबाइल एग्जांपल, रीड ऑपरेंड्स कौन कौन से होंगे, 2+2 होंगे। और इंस्ट्रक्शन मान लो कौन सी मेरी, एडिशन वाली, तो पहले एडिशन वाला प्रोग्राम लेकर आएगा, उसको समझेगा, समझने के बाद वो डिमांड करेगा कि मुझे दो वैल्यूज चाहिए। जैसे हम दो वैल्यूज देंगे तो उसको क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, और फाइनली जो रिजल्ट होगा उसको स्टोर कर लेगा। जैसे 2+2 कहाँ होगा, 4 रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। और वो टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर होगा, आपके एएलयू के जो एक पार्ट होता है, कौन सा रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, उसमें स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा थोड़ा बहुत वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी होता है मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो।